हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका सॉरी एजुकेटर शिव मिश्र सर। यहाँ पे ना आज से हम लोग कुछ अलग शुरू करने वाले हैं। आज नोट करिए, आज है तारीख हमारी 15। क्या है आज? 15 तारीख हो गई, ठीक है ना। अब ये 15 तारीख से हमें 22 तारीख तक एक न्यू स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। कुल मिला के आपके पास 21 तारीख यानी कि 6 दिन का समय है। कितना? 6 दिन का ये समय है। तो मैं आपको 6 दिन का समय में फुल पेपर की तैयारी करवाऊंगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा इससे। मैं आपको 6 मॉडल सेट पेपर दूंगा। 6 मॉडल सेट पेपर आप इसको करिएगा। आप इसको खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं बहुविकल्पी करवाऊंगा। एक आप ये काम करिएगा। और मैं आपको आने वाले ये 6 दिन में 6 मतलब डेली आपको 2 मैं दूंगा। 12 आपको मैं वायरल पेपर दूंगा। वायरल वायरल पेपर वायरल पेपर। तो 12 आपका वायरल पेपर सेट चलेगा अब। और 6 क्या? मॉडल सेट पेपर। यानी 12 6 18 मैं पेपर दूंगा। अगर ये 18 पेपर तैयार कर लिए तो कसम से एक नंबर आपका छूटेगा नहीं। एक नंबर का यार छूटेगा नहीं। यही स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है। अब डेली आपको ये 12 वायरल पेपर और 6 मॉडल पेपर डेली मैं दूंगा। यानी कि 3 आपको पेपर मिलेगा। एक अनसॉल्व रहेगा, 2 आपके फुल कंप्लीट एकदम सॉल्व रहेंगे, और एक रहेगा कि ऐसा आएगा। 2 रहेंगे ऐसा आएगा प्लस सॉल्व भी आएगा, और वो प्रश्न पेपर में आएंगे और यहां से भी आएंगे। और कोशिश यही की जाएगी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को उसमें जोड़ने का, ऐड करने का। तो आप लोग हमारे साथ आज जुड़ जाइए आज से, और जमकर तैयारी करें यार। इसीलिए आज वीडियो बस एक ही आ पाएगी थी, क्योंकि हम इसको प्रिपरेशन कर रहे थे क्या क्या बच्चों को कैसा कैसा मॉड्यूल सेट प्रोवाइड करना है, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो पाए। अब आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाले 6 दिन में फोड़ना है 95 यार। क्योंकि हिंदी का पहला पेपर है। अब हिंदी का जबरदस्त पहले पकड़वा लेते हैं 6 दिन में, उसके बाद अगला हम लोग पेपर देखेंगे। अब एकदम तोड़ दीजिए हिंदी को, कसम खा लीजिए गुरुजी हिंदी फोड़ना है फोड़ना है। पेपर कोड क्या देख लीजिए, 302 जेडीएन पेपर कोड है। सेम टू सेम ऐसा मॉडल पेपर आपके पेपर में आएगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है। 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। ये हमारा मॉडल सेट पेपर है। 2 वायरल पेपर देंगे, यानी टोटल 3 पेपर डेली का आपको मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश वो वीडियो आपके लिए अलग से आएगी, चिंता नहीं करने का। ठीक है। हिंदी का हमारा पेपर है 2024। भैया साहब तारीख क्या है? अरे गुरुजी 22 फरवरी के करीब है। 22 फरवरी के दिन है सर। अब 22 फरवरी के दिन तोड़ना है गुरुजी, फोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना गुरुदेव। समय 3 घंटे 15 मिनट का गुरुजी मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट कसम है गुरुजी एकदम तोड़ देंगे गुरुजी। निर्देश दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है भैया? 2 खंड है, और दोनों प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। ठीक है, दोनों खंडों का। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो खंड क रहेगा। क्या रहेगा भैया? खंड ख रहेगा सर। और ये जो खंड क रहेगा ये आपका 50 अंक का रहेगा। 50 अंक का। अब आप डेली जुड़िए एकदम वायरल मॉडल पेपर पढ़िए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सर मुझे पढ़ना है। ठीक है ना। पहला का प्रश्न है यहाँ पे, अष्टयाम कृति के लेखक है। जो अष्टयाम है यह एक कृति है, और इसके लेखक है, छापना है, नाभा दास है सर। अष्टयाम कृति के लेखक सर नाभा दास है। पेपर में आएगा, बिल्कुल पेपर में आएगा, छाप लीजिए। अष्टयाम कृति के लेखक सर नाभा दास है। नोट कर लीजिए, अष्टयाम कृति के लेखक नाभा दास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है सर सूरज का 7वां घोड़ा। सर सूरज का 7वां जो घोड़ा है यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इसके द्वारा है, एक लिखित उपन्यास है। ठीक है ना। अब सोचिए, हम आपको कुल मिला के 18 सेट प्रोवाइड करेंगे, और 18 सेट में 10 बहुविकल्पी रहेगा। तो 180 बहुविकल्पी आपका 21 तारीख तक आपका तैयार हो जाएगा। गारंटी हमारी है 21 तारीख तक। ठीक है ना। अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है तो भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक नहीं है। कौन कौन सा? करुणालय भी है, कल्याणी परिणय भी है, सज्जन भी है। लेकिन सर जो भारत सौभाग्य है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक नहीं है। छापने वाला प्रश्न है। घ वाला है। अगला है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है कौन सी है? अर्ध कथा। जो अर्ध कथा है सर, यह आत्मकथा विधा की क्या है? एक रचना है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सर, छापेंगे एकदम। अगला प्रश्न है, यात्रा वृंत संबंधित गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है सर? अज्ञेय है। यात्रा वृंत संबंधित गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है सर? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है।
पहले का 5 बहुविकल्पी हो गया। अब यहाँ पे दूसरे का देखिएगा, दूसरे का है, इनमें से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सर कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यह एक ऐसी काव्यकृति है जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तीसरा, तार सप्तक का प्रकाशन कौन सा वर्ष है? तीसरा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 है सर। प्रथम का गुरु जी क्या है? प्रथम का 1943 है, 1943 है, नोट कर लीजिएगा। कला और बूढ़ा चांद सर, कला और बूढ़ा चांद यह एक कृति है, यह क्या सर? कृति है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है सर, सुमित्रानंदन पंत है, याद कर लीजिए, हमारे साथ रट लीजिए। अब आपको कोई अलग से वीडियो नहीं देखना, बस यही सब देखना है आपको, एकदम वायरल मॉडल पेपर जो पेपर में आएगा 22 फरवरी दिन पेपर में आएगा, ये सारे प्रश्न आपके भर भर के आएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर 7 सेटों में डिवाइड रहेगा, और 7 सेटों में अगर डिवाइड है सर तो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, प्रश्न सर आपके यहीं से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे आपका, इस महाकाव्य काव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं सर। साकेत में, साकेत एक ऐसी महाकाव्यात्मक कृति है जिसमें सर सर्गों की संख्या 12 है सर, 12 है। छायावाद की प्रमुख विशेषता सर क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह सर छायावाद की एक प्रमुख विशेषताओं में से सर एक है, ठीक है। अब सर पेपर में आज गद्यांश करें, देखिए डीमोटिवेट नहीं होने का, डीमोटिवेशन नहीं होने का, डीमोटिवेट यार किसकी याद में हो रहे हैं? वो जो आपको छोड़कर चला गया, अरे गुरुजी हमें तो कोई छोड़ के गया ही नहीं, हमारे माँ बाप है ना मुझे प्यार करने वाले, अरे आपके दोस्त मतलब आपको धोखा दे दिए। डीमोटिवेट नहीं होने का भाई, डीमोटिवेट नहीं होने का, पेपर में पास हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, पेपर में पास हो जाओगे, मेरे ऊपर बिलीव करो, बिलीव रखो। हम वो यूट्यूबर नहीं है कि जो कि आपको स्टेज दे देकर एकदम कितना कर दे, नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप विश्वास रखिए, पेपर में पास हो जाएंगे, बस ये पेपर आप ध्यान से डेली पढ़िए, जितना मैं पेपर ला रहा हूँ बस बिल्कुल देखते रहिए, जैसे ही मैं पेपर दूं तुरंत कैप्चर करिए और घोल कर पी डालिए, पढ़ लीजिए, तभी आपका काम होगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का पद्यांश है, 10 नंबर का पद्यांश है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। माल विकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सहज मनोरम वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न है सर, सबसे पहला प्रश्न है सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो अशोक वृक्ष की जो पूजा है वो कुछ किसकी देन है? यहाँ देखिए, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, बस। आंसर आपको इसी में से ढूंढना यार, बाहर से नहीं ढूंढना। अब कर लेंगे ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए सर। रेखांकित अंश सर देखिए कहां से कहां तक है सर। जो रेखांकित अंश है, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं। अर्थात इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, बस काम खत्म हुआ। क्या लिख देंगे? लेखक कहते हैं कि असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, इसे मदनोत्सव कहते हैं। और महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका निमित्र और रत्नावली में इसे उत्सव का बड़ा सरस व मनोहर मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती है? अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती है? अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती है? तो राजघरानों में
साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को क्या करती है, पुष्पित किया करती है सर, पुष्पित किया करती है सर। ऐसी टूट टूट कर करना है सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक वृक्ष को राजघराने में साधारणतः रानी क्या करती थी, पुष्पित किया करती थी। अधिशाष्टा और स्तवक शब्दों का अर्थ क्या होता है भैया, तो अधिशाष्टा का अर्थ होता है देखभाल करने वाला या प्रमुख, और स्तवक शब्द का अर्थ क्या होता है, फूलों की गुच्छा का होता है। उसके बाद देखिएगा अथवा में यहाँ पे दूसरा आया हुआ है, मान लीजिए वो नहीं आया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर दे सकते हैं। ये कहां से लिया गया है, यहाँ पे शब्द आ रहा है, मुहावरा शब्द आ रहा है, भाषा आ रहा है, आधुनिकता आ रहा है, तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। देखकर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना अच्छा अप्रोच यार आपको बताया है, इसीलिए ना। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के घंटे से मातृभाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों की एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि वह व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। और नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ पुस्तकों से लेकर साहित्य पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों में से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त कर सके, तब भाषा में आप आधुनिकता आएगी, अपने आप आधुनिकता आएगी। सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कहां से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। सर लेखक का नाम सर प्रोफेसर जी सर सुंदर रेड्डी हैं, प्रोफेसर जी सर सुंदर रेड्डी हैं, नोट कर लीजिए। कहां से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। एकदम छापने वाला सर प्रश्न है। भाषा में आधुनिकता कैसे आती है सर, भाषा में आधुनिकता जो है कैसे आती है, तो भाषा में आधुनिकता कैसे आती है, तो यहाँ पे देखिएगा, जहां पे भाषा में आधुनिकता है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। जब हम भाषा को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तभी उसमें क्या आएगी, आधुनिकता आएगी। किसमें, भाषा में। दैट्स इट, ऐसे आपको आंसर करना है इसका, कोई दिक्कत बिल्कुल सर नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए सर। रेखांकित अंश सर क्या होता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में आधुनिकता आ जाएगी। इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, काम खत्म हुआ। और डरना नहीं है, सोचना नहीं है, पेपर में आएगा छाप दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नूतन और कार्यकलापों का अर्थ लिखिए। नूतन मतलब नया होता है, नूतन मतलब क्या होता है, कोई चीज नया होता है। कार्यकलाप मतलब कार्य को करने वाला, ठीक ना। अगला यहाँ पे पद्यांश पर आधारित सब निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर दीजिए, 10 नंबर का है क्या यहाँ पे, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन की ज्यों मधुमेह संदेश। अब यहाँ पे पहला प्रश्न कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कामायनी महाकाव्य से अवतरित है, जिसके कवि सर कौन है, जयशंकर प्रसाद है। छाप लीजिए, पेपर में आएगा सर, 22 फरवरी के दिन सर पेपर में आएगा। बात मत बोलिए, मैं आपको कसम खा लिया है 18 सीट में दूंगा। आज 15 है, 21 तारीख तक आपको मैं 18 सीट दूंगा। आज से हमारी जबरदस्त तैयारी शुरू हो रही है, तो बिल्कुल अब आपको छोड़ना नहीं है। आपको भाई साहब उनकी कसम है, गुरुजी उनकी किसकी, आप ऐसे कैसे खिला दिए गुरुजी, कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अरे गुरुजी आप ऐसा कसम खिला देते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे ही नहीं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अरे गुरुजी ये तो एकदम सर चपुआ वाला प्रश्न है सर, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे मनु कहते हैं कि जैसे सघन अंधकार में विद्युत की क्षीण रेखा चमक उठती है, वैसे ही
आज उनके निराशा रूपी जीवन में आगंतुक को देखकर उन्हें वैसे ही शांति प्राप्त होती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल पवन से प्राप्त होती है। ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे, इस पद्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रहा है? तो इस पद्यांश में मनु और आगंतुक के माध्यम से संवाद हो रहा है। चपला और उत्कंठा शब्दों का अर्थ क्या होता है? चपला और उत्कंठा शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो चपला का अर्थ बिजली से होती है और उत्कंठा का अर्थ जो होता है आतुरता से होती है। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर सर संकेत किया गया है। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं, छाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों ओ अरे टूट कर बिखरे गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। अब यहां से आपके 5 प्रश्न सर पूछे जाएंगे। सर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। काल सूर्य के रथ के किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस दिशाएं 10 दिशाओं में कौन कौन सी है? वह सूरज किस दिशा में उदित हुआ था? ये सब आपको खुद से करना है सर, खुद से करना है। आप कर लेंगे ना? कर लेंगे कि नहीं? सर बिल्कुल कर लेंगे। अगला आपका आएगा यहाँ पे भाई साहब, क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 5 नंबर का रट डालिए भैया, फुल तैयारी पेपर है, फुल तैयारी पेपर है आपका, फुल तैयारी, एकदम घमासान पेपर का भाई साहब, घमासान वाला पेपर है सर, एकदम तोड़ देंगे सर। वासुदेव सिंह अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव सिंह अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पे सर जी? उत्तर प्रदेश के हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में कहां पे हुआ था? जस्ट सिंह सर। अब इनका भैया जन्म कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कब हुआ था सर? 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल मतलब जो बचपन है यह भी लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया। ठीक है ना। और उसके बाद बात करें तो इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और बाद में डी लिट लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे थे। ठीक है। पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने 1967 ईस्वी में नश्वर संसार को छोड़ दिया था। अब इनकी प्रमुख सर कृतियां कौन कौन सी हैं? सर इनकी प्रमुख कृतियां जैसे निबंध संग्रह है, कौन कौन सी है? भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागंध्यारा। और इनकी समीक्षात्मक ग्रंथ सर मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। स्रोत ग्रंथ सर कौन कौन से हैं? पाणिनि कालीन भारत। इनकी सर भाषा शैली कैसी है? डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है सर। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ भैया किसका कवि का आएगा? सुमित्रानंद पंत है सर, महादेवी वर्मा है सर, रामधारी सिंह दिनकर है सर। ठीक है ना, ये लोग आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको? महादेवी वर्मा को। किसको देखेंगे? महादेवी वर्मा को सर देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और सन 1916 में विवाह इनका रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। विवाह के पश्चात महादेव वर्मा ने मैट्रिक, एफए तथा एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और कुछ समय पश्चात चांद नामक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रचार पद पर इनको क्या किया गया भैया? सुशोभित किया गया। ठीक है ना। इसके बाद महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से अलंकृत भी किया और 1987 ईस्वी में इनका क्या हो गया? परलोकवास यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान की बात करें तो महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। आरंभ में वे सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी।
किंतु कुछ दिनों के बाद वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भाव को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद पंत निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गई और प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भाव को क्या किया भैया, ये समावेश भी इन्होंने किया। इनकी सर प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी हैं? तो जैसे काव्य में निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांदगीत है, दीप शिखा और यामा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। निबंध संग्रह सर कौन कौन से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया आदि हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा आपके पेपर में पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा बहादुर एवं ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य, मैंने लिया है कि मेन उद्देश्य है क्या, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे सर? तो अमरकांत कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता तथा उसके चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग के अमानवीय रूप के दर्शन करना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार का भर देता है। लेखक का मध्यवर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकरी पर इन्होंने ये क्या करते हैं, रखते हैं। निर्मला का लड़का किशोर उन पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसिक अव्यक्त करता है और बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस कारण एक छोटे, यहाँ पे किस कारण रहेगा, एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यवर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखता है। यही प्रकट करना इस कथा का क्या है, मेन उद्देश्य है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगला यहाँ पे आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा भैया। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा, तो इसको आपको खुद से करना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे रश्मि रथी का है, यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य का है, और किसका है, आलोक वृत्त है, ये अपने जिले के अनुसार आप पढ़िएगा। सत्य की जीत का है, त्यागपति का है और श्रवण कुमार का है, ठीक है ना। ये अपने अनुसार ही आप जिले के अनुसार याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका संस्कृत का गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। 7 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा। सर कितने नंबर का आएगा सर? 7 नंबर का सर हमारे पेपर में आएगा। इसको आपको खुद से करना रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको किसी से पूछना है, नहीं, इसको आपको खुद से करना रहेगा। देखिएगा है क्या यहाँ पे, याज्ञ वल्कय व उचावन व अरे मैत्रेय से लेकर कहां तक है, यहाँ पे वितम व प्रियम भवति तक है। अब इसका सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसका हम लोग अनुवाद में क्या लिखेंगे सर? इसके अनुवाद में लिखेंगे याज्ञ वल्कय बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, न ही अरे मैत्रेयी, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए पुत्र या प्रिय धन होता है। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब अप्रिय होते हैं। अब मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में करके है, इसको आप हल कर सकते हैं अथवा में। अथैकः शकुनि सर्वे साम से लेकर कहां तक है, महम न रोचते, यहाँ तक है, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक पद्यांश आएगा, कितने नंबर का आएगा सर हमारा? 7 नंबर का सर ये पद्यांश आएगा। पद्यांश है क्या सर? यहाँ पे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम थाम वसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। अब इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नान नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। उसके बाद सर इसका अनुवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर इसके अनुवाद में? अर्थात बुद्धिमान लोग अपनी समय का काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, वही मूर्ख लोग
का समय व्यसन, निद्रा और कलह में क्या होता है, बीतता है। अथवा में करके वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं आप, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुम मादपि लोकोन्तराणां चिंतांस को नु विज्ञातु महर्ति। ये है, आप इसका नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा। क्या आएगा, लोकोक्तियां और मुहावरे। आपका 2 नंबर का आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पेपर में आ जाएगा तो आप छाप दीजिएगा। है क्या यहाँ पे, ईद का चांद होना, कागजी घोड़े दौड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, का बरखा जब कृषि सुखाने। तो यहाँ पे मैंने लिया है ईद का चांद होना। सबसे पहले ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, अरे भाई दिवाकर कहाँ रहते हो, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो। दूसरा है कागजी घोड़े दौड़ना, केवल लिखा पढ़ा पढ़ी करना, कुछ भी काम न होना। केवल लिखा पढ़ी करना, कुछ भी काम न होना। वाक्य प्रयोग, आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, काम कुछ होता ही नहीं। तीसरा यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम प्राप्त होने वाली वस्तु। ठीक ना, इसमें सर क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, 5 जनों के बीच 2 मुट्ठी चने क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है। उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा है, यहाँ पे चौथा क्या है, का बरखा जब कृषि सुखाने अर्थात समय बीत जाने पर मदद बेकार है। वाक्य प्रयोग, मनीष ने मेरी मदद तो की थी लेकिन उस समय बीत जाने का यही है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। उसके बाद पेपर में आएगा 10वां नंबर, अपठित गद्यांश। इसको तो मैं करवाया भी हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करवाया है, इसके लग से मैंने इसीलिए करवा दिया था। ठीक ना, पूरा पूरा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म का चयन करना, असक्त और आसक्त। असक्त मतलब शक्तिहीन, आसक्त मतलब क्या होता है, मोहित होता है। भवन और भुवन, तो भवन मतलब क्या होता है, घर होता है, भुवन मतलब क्या होता है, संसार होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, चपला, पयोधर और विधि। तो चपला मतलब बिजली और लक्ष्मी होता है, पयोधर मतलब स्तन और बादल होता है, विधि मतलब कानून और क्या होता है, रीति होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही अर्थ का चयन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है बहुत कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा, वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, इसे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यहाँ पे घनिष्ठ हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, वह अपने बल पर खड़ा है, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, आपके साथ न्याय किया जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद 12 का जो आएगा यहाँ पे है वीर रस अथवा करुण रस का स्व उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए कि वीर रस अथवा करुण रस। तो यहाँ पे मैंने वीर रस को लिया है। सर वीर रस होता क्या है, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुगद विलोचन बाहू, बरत ही साहस समाज उछाहू, मिल ही राम मिट ही दुख दाहू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर वाला है, यहाँ पे ख नंबर वाला क्या, ध्यान दीजिएगा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखकर एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का है पेपर में। यहाँ पे श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां काव्य में कोई शब्द एक बार ही प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे, तुम कौन धा पाठी पढ़े कहाँ, हाँ कहाँ, मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। ठीक ना। उसके बाद ग वाला यहाँ पे दोहा अथवा कुंडलनिया, छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का पेपर में आएगा, 2 नंबर का भाई साहब पेपर में आएगा। तो चौपाई छंद का परिभाषा क्या हो जाएगा, उदाहरण आप खुद से रट लीजिएगा। ठीक है ना। दोहा अड़सम मात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में लघु और क्या होता है सर, गुरु होता है। उसके बाद 13 नंबर वाला है, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष एवं नगर पंचायत को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हैं तो अपने निकटतम कर सकते हैं या निकट किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूं। सेवा में अगर आप किसी के लिए लिख रहे हैं
जैसे आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख दीजिए, एसबीआई प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय पुस्तक व्यवसाय करने के लिए ऋण, पढ़ाई के लिए तो पुस्तक के स्थान पे हम लोग पढ़ाई कर देंगे, सफाई के लिए तो सफाई के लिए, फिर महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं फलाना ढीम का जो मन में आया लिख देना, उसके बाद लास्ट में आप यही ऐड कर देना, आपसे अनुग्रह करते हैं कि इस प्रार्थना पत्र विचार करने महान कृपा करें, धन्यवाद। और बस आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेट है बहुत अच्छा, आप ऐसे लिखकर चले आएगा, फिर बहुत ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर वाला है आपका क्या भैया, निबंध लेखन। देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक आपदाओं कारण निवारण, विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर निबंध, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या डालना है भैया, प्रस्तावना डालना है, प्रस्तावना डालना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर। क्या लिखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्दों में समर्थन की भावना छिपी है, जो बेटियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को सुनिश्चित करने का मकसद है। इस अभियान का आरंभ भारतीय समाज में उत्साह और बदलाव की भावना को क्या करती है, मजबूती से प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था। अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। सबसे पहले लड़कियों की जीवन रक्षा। तो अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है कि लड़कियों की जीवन की सुरक्षा करना। इसके तहत बालिका हत्या, जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कठोर कानून प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है बेटियों की शिक्षा। क्या है सर, बेटियों की शिक्षा। इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बेटियों को शिक्षित बनाना। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि समाज में भी उन्हें समर्थ स्वावलंबी नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में सामाजिक अभिवृद्धि होगी और स्त्री समर्थन का सामाजिक स्वरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे अभियान का प्रभाव। अभियान के प्रभाव में क्या लिखेंगे, इस अभियान के प्रभाव को महसूस करने के लिए हमें यहाँ कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि कौन कौन से, पहला शिक्षित बेटियां। शिक्षित बेटियां, अभियान को प्रबल समर्थन से अब बेटियां समाज में शिक्षित हो रही हैं और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता भी प्राप्त कर रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण में इनका बहुत बड़ा भागीदारी हो रहा है। तो अभियान से जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे किया जा रहा है, जिससे भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। और फिर लड़कियों की बचत, ठीक है ना, और उनकी जीवन रक्षा, ये कर सकते हैं हेडिंग डाल के। बस इतना लिखना है, लास्ट में आप उपसंहार कर दीजिएगा। तो ये आपके 22 फरवरी के लिए भाई फुल पेपर सोल्यूशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसमें पूरा पूरा पेपर को ही सॉल्व कराया है। अब ऐसे ऐसे कुल मिला के डेली आपको 3 मैं दूंगा, डेली 3 दूंगा और 6 दिनों में 18 दूंगा। तो 18 पढ़ने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर ये 18 सेट तैयार करने की औकात है तो भाई ये ध्यान दीजिएगा, कसम से एक नंबर आपका कटेगा नहीं। हर एक प्रश्न आप सॉल्व करके आओगे, गारंटी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।